Hello, good evening everyone, to all of you, to my channel JPT Biology Academy। मैंने लास्ट वीडियोस में नीट के अलावा क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि फॉरेंसिक साइंस का क्या स्कोप है, जिसमें आप बहुत ही बेहतर करियर बना सकते हैं। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि उसमें क्या फ्यूचर स्कोप है। आज हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ। जब भी कोई पैदा होता है तो पंडित जी जन्म कुंडली बनाते हैं। तो जन्म कुंडली बनाने के बाद में मतलब जन्म कुंडली क्या, उसमें सारी ज़िंदगी से लेकर मौत तक क्या क्या होने वाला है एक भविष्य लिखा होता है। तो वो लिखने के बाद में पंडित जी के पास जाते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं कि बताइए इसमें क्या क्या है। जन्म कुंडली बदल सकते हैं? नहीं ना, बट यहाँ बदलेंगे। यहाँ इंसान की जन्म कुंडली बदलेगी साइंटिफिक वे में। हमारी जन्म कुंडली है क्या? वो पन्ना जो बनता है ज्योतिष के थ्रू, हाँ वो भी है, वो भी सत्य है। एक वो जो हमारे हर सेल में है, हमारी हर कोशिकाओं में है, जिसको डीएनए कहते हैं। डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है जो अपने आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो डीएनए में जो है वो अपने आप ही आगे जाएगा। अक्सर ये कहते सुना भी होगा कि क्या बच्चा है, क्या डीएनए है, जो भी हाथ डालता है उसमें सक्सेस हो जाता है। तो ये डीएनए क्या है? ये डीएनए हमारी इंसान की एक जन्म कुंडली है जो अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अंदर में बदल के जाती है। तो इसी डीएनए के साथ खिलवाड़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियर्स। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के साथ जो इंजीनियरिंग करे, जो उसकी तोड़ फोड़ करे, उसको ठीक करे, दुरुस्त करे, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। तो यहाँ पे बेसिकली डीएनए के साथ पूरा प्लेइंग चलता है, गेम चलता है। तो इसका स्कोप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा, एनॉर्मस होगा। हालांकि अभी भी ये कई एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है। क्यों? इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेस कम हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से जो खाने की चीज़ें हैं वो लगातार कम पड़ रही हैं, ज़मीन कम पड़ रही है, तो इसमें हमारे पास में ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम इसकी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बीमारियां होती हैं तो उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। अभी आप कोरोना के लिए केवल में देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, कई लोग मर चुके हैं और अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इवन जो कोरोना की वैक्सीन बनी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और SIT पुणे ऑस्ट्रेजेनेका की, लंदन की कोविशील्ड, तो ये क्या है? ये डीएनए वैक्सीन तो हैं। तो डीएनए वैक्सीन्स किस तरीके से हैं, कौन बनाता है उसको? आंसर है जेनेटिक इंजीनियर्स। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इसमें जैसे आप कंप्यूटर में एक सिस्टम खोलते हैं कि एक फ़ाइल निकाला, उसको कट किया, वहाँ से कॉपी किया, कहीं और पेस्ट कर दिया। तो ये कट कॉपी पेस्ट ही है। किसका? एक डीएनए एक सेल से निकाला जो अच्छा है, उसको वहाँ से कॉपी किया और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में पेस्ट कर दिया। वहाँ पे वो एक्सप्रेस करता है और अपना काम करता है। कौन करता है ये सब? ऑल आर डन बाय जेनेटिक इंजीनियर्स। तो जेनेटिक इंजीनियर का स्कोप हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो या आगे जाके बने जिसमें इनका रोल सीधे सीधे ना हो। जब भी कोई, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो किसी बीमारी का इलाज करता है, इलाज करके वो ठीक भी हो जाता है पेशेंट उनका, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकते कि वो बीमारी उनको दोबारा नहीं होगी तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर यही ऐसी ही कोई जेनेटिक बीमारी अगर हम जेनेटिक इंजीनियर के पास लेके जाते हैं तो वो कुछ ऐसा डीएनए को ठीक करते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी किसी को होती ही नहीं है। ये जेनेटिक इंजीनियर करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्या है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग डेफिनेशन क्या है? डीएनए को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना और वहाँ पे जाके उसका जो भी काम है उसको वहाँ शो होना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल हुआ है अभी तक, एक फसल है क्रॉप जिसको बीटी कॉटन कहते हैं। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। मीन्स इस कपास की फसल में एक ऐसा डीएनए डाला गया है जिसकी वजह से इसमें कोई कीड़ा अटैक ही नहीं कर सकता। अगर कोई कीड़ा इंसेक्ट इसमें कोई पत्ती खाने के लिए जाता है, अटैक करता है, तो कीड़े की मौत हो जाएगी।
इसको कुछ नहीं होगा। क्यों? कीड़े को मारने के डीएनए के जीन्स इसके अंदर डले हुए हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल हुआ है। सिर्फ इसमें नहीं, मेडिसिन में भी रिकम्बिनेंट मेडिसिन बन रही हैं। ऐसी दवाइयाँ जिसमें डीएनए का रोल होता है वो बन रही हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तरह का रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चाहिए होता है, मीन्स अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट इसको ऑप्ट करता है अपना करियर, तो उसको क्या चाहिए? साइंटिफिक मेथड का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और इसकी शुरुआत होती है 11th-12th साइंस से, जिसमें कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट या मैथ साथ में ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग फील्ड से लिंक है तो मैथ्स भी इसमें यूज़ होता है। सो साइंटिफिक मेथड का नॉलेज होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स किसी भी एक ऐसी पहेली जो सॉल्व नहीं हो पा रही उसको आपकी सोच होनी चाहिए कि उसको हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स की नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको कैड कहते हैं उसकी नॉलेज होना चाहिए, फ़ोटो इमेजिंग होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर नॉलेज जैसे पर्ल या पाइथन का छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब ये आएगा तभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की कोर्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट लेवल पे आपको 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ऑप्ट करना है, जिसमें मैथ्स हो भी सकता है या पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स अगर होगा तो ये हेल्प ही करेगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आगे जाके मैथ्स पढ़ लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो ये तो है कि जेनेटिक इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट ये क्वालिटीज़ इन केस नहीं हैं तो घबराना नहीं है। 11th-12th के जो आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हो उसी से आप एंट्रेंस क्लियर करके इसमें आप जा सकते हो। यहाँ पर सिखाया जाता है ये, तो इसमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अब है कोर्स और स्टडीज़, क्या कोर्स है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप आगे पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे मैंने पहले कहा 12th 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद मैथ्स ऑप्शन हो या ओब्लिक लिखा है, मीन्स नहीं है तो भी है, मैथ्स है तो ठीक है। इसके बाद कई यूनिवर्सिटीज़ कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती हैं, उसके थ्रू आप ग्रेजुएशन बीएससी या बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। बीटेक में पीसीएम के थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ पीसीबी के थ्रू जा सकते हैं। तो बीएससी 3 इयर्स का, बीटेक 4 इयर्स का, ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद मास्टर्स जाना है एमएससी एमटेक के थ्रू, ये यहाँ पे 3 to 4 इयर्स का है, ये 2 इयर्स का मास्टर्स या एमटेक होगा। उसके बाद पीएचडी 3 इयर्स का होगा। जैसे कि हमने बायोटेक में पहली वीडियो में बताया, सेम वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ाई होती है, बट थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ डीएनए का मैनिपुलेशन है। तो ये तो है आपकी पढ़ाई के लिए। अब इसके बाद कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसमें आप इन कोर्सेज़ को पढ़ सकते हैं। कॉलेजेस में इंडिया में बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें गेट या जैम एग्ज़ाम के थ्रू आपको क्लियर करके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अच्छे हैं। एसएनएमजी ये चेन्नई में हैं, वीआईटी वेल्लोर में हैं, मणिपाल उडुपी केरला में है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू वाराणसी और जीएनयू के बहुत सारे सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप एडमिशन लेकर के अपने कोर्स को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो सेकेंड ऑप्शन है कि और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड के लिए भी फोकस कर सकते हैं अपने आप को, जिसमें लंदन है, यूएस है, कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे जा कर के आप अपनी आगे की स्टडी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको जीपीए, जीआरई और टॉयफल के स्कोर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जा कर के आप इसमें जाके फॉरेन स्टडीज़ का एजुकेशन ले सकते हैं और ये अच्छा भी है। अब इसके साथ साथ अगर आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया, अगर उसकी वैल्यू होगी, अपने कुछ रिसर्च पेपर छापे होंगे या उसको सबमिट किया होगा, या इंटर्नशिप किसी अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज से किया होगा, जैसे IISc बेंगलोर है, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, तो आपका यहाँ पे फॉरेन एजुकेशन का जो वीज़ा है या जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स आपको हेल्प मिलेगा फॉरेन में और ज़्यादा आसानी से सेट होने में। तो ये तो है आप कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें स्कोप क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई किया बट आगे का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, जॉब प्रॉस्पेक्ट क्या है, कौन सी कंपनी हायर करती हैं, मीन्स सेफ़ है कि नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नीट और IIT के अलावा कुछ नहीं पता, ना ही पेरेंट्स को पता, ना वो जानना चाहते हैं। इन केस अगर कुछ % वो चले भी जाते हैं तो बाद में उनको खुद क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा बेटा यहाँ बेटी यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं। देखिए इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि हर एक को करियर खुद ही चुनना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपका पैशन किस में है,
अगर आपका पैशन खुद में लगता है कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे कुछ और करना है जिसमें मेरे को बाकी थोपा जा रहा है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आगे जाके सर्वाइव शायद मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें करियर की बात, तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है जो चुन सकते हैं वो रिसर्च का है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डेवलपमेंट में इसमें जा सकते हैं। और इसके लिए जब आप ग्रेजुएशन पूरा कर लें तो उसके बाद क्वालिफाई कर सकते हैं, मीन्स एग्ज़ाम कंडक्ट होता है CISR और UGC नेट का। इसको क्रैक करने के बाद में या ICMR का क्लियर करने के बाद में आप JRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप को एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं पढ़ते हुए। इसमें आपको गवर्नमेंट 31,000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी देती है। तो मीन्स यू कैन अर्न वाइल लर्निंग। तो ये रिसर्च का सबसे पहला आसान पीढ़ी, आसान तो नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब उसके बाद कॉलेजेस कौन कौन से हैं, अगर ये नहीं हो पाता है तो मास्टर्स या हाई एजुकेशन के कॉलेजेस ये आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, कुछ जो अच्छे हैं। IIT, डिफरेंट IIT के बायोटेक डिपार्टमेंट्स में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं थ्रू JAM टेस्ट, JEE टेस्ट हैं। TIFR मुंबई में टेस्ट होता है, इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके थ्रू आप अलग से फोकस कर सकते हैं। IISc बेंगलोर, ये इंडिया का लीडिंग साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट है। यहाँ पे टफ़ है बट यहाँ पे जाएंगे तो और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है रिसर्च के लिए, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं IISc बेंगलोर। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक, ये दिल्ली में है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स स्कोप बहुत सारे हैं, सोचना पड़ता है, स्कोप्स की कोई कमी नहीं है। दूसरा, अगर रिसर्च में नहीं जाना है तो इतनी पढ़ाई या नॉलेज लेकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि टीचिंग की तरह आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बहुत सारे वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो ये एक सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड इज़ एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इसका डिमांड और स्कोप बहुत बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर और फूड, जैसे मैंने बताया, फूड्स की लगातार कमी पड़ रही है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है फूड और मेडिसिन अक्सर कम पड़ जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियर्स नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए नए तरह के फूड आइटम्स बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट एक साथ होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, चावल एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारा। वो हम क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बट क्या आपने सोचा है इसमें विटामिन होता है? विटामिन तो होता है जिसमें सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। बट जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया है, चावल के अंदर में विटामिन ए डाल दिया। एक चावल की नई किस्म बनाई जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या कर रहा है? एक ऐसा चावल जो विटामिन ए की कमी पूरा कर रहा है। तो ये जेनेटिक इंजीनियर्स करते हैं, मीन्स नई नई तरह की फसलें बना रहे हैं। ऐसे ऐसी फसलों के अंदर में ऐसे DNA डाल रहे हैं जिसमें उसका न्यूट्रिएंट मीन्स जो न्यूट्रिएंट की गुणवत्ता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो स्कोप अनलिमिटेड है। किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी थॉट आ सकता है, उस पर रिसर्च करे, हो सकता है कामयाबी मिल जाए। सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक में इंडिया से ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर यहीं से ही निकल रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है, अपने पैशन को ढूंढने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक काउंसलर में एक जॉब अच्छी होती है, इसमें ले सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स हर फील्ड में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ में। जैसे अगर कोई कपल का बेबी होने वाला है और उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वो पैदा होने से पहले जेनेटिक काउंसलर की मदद ले सकते हैं कि इनको आगे जाके क्या दिक्कत आएगी। तो जेनेटिक काउंसलर्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर किसी के ख़ानदान में अगर कोई जेनेटिक बीमारी है तो आगे जाके कितने चांसेस हैं, पीछे कितना हुआ था, वो सब पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ये बहुत अच्छे से बताते हैं। क्योंकि काउंसलिंग सही होगी तभी आगे सब कुछ काम करते हैं। जेनेटिक लेबॉर्ट्रीज, ऐसे बहुत सारी डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं जहाँ पे DNA के बेसिस पे टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे कौन उसको रिपोर्ट देता है? वो जेनेटिक इंजीनियर्स ही देंगे। जैसे कोविड-19 में RT-PCR जो टेस्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही काम है। तो वहाँ की रिपोर्ट जेनेटिक इंजीनियर ही बनाएगा। तो उस लेबॉर्ट्री में इनका जॉब अच्छा, बहुत अच्छा सैलरी है। साइंटिस्ट इन फॉरेंसिक लैब, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलता है, DNA प्रोफाइलिंग होती है, DNA मैच किया जाता है। तो इसमें भी जेनेटिक इंजीनियर ही अपना काम करता है, अपनी हेल्प देता है। तो स्कोप अनलिमिटेड है, जगह खाली पड़ी हुई है, समझने की देर है, बहुत कुछ मिल सकता है। इसको एक पॉजिटिव करियर की तरह सोचना चाहिए। सैलरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि जो भी पढ़ते हैं, चाहे कोई भी कोर्स कीजिए, फाइनली मकसद होता है कि अच्छे से सेटल हो जाएं। तो सैलरी कितनी है, कैसी है, जॉब प्रॉस्पेक्ट गवर्नमेंट में कहाँ, प्राइवेट में कहाँ है, इसकी बात करते हैं। तो सैलरी में इंडिया की बात करें तो जब आप पढ़ रहे होते हैं और ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो 3 लाख पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से पे पैकेज मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। पे स्केल मैटर करता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्टार्टिंग बुरा नहीं है। आगे जाके एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा वो आगे जाके इंक्रीज़ करता है। रिसर्च एसोसिएट जब रिसर्च जो करता है वो अपनी लेबॉर्ट्री में होता है, उसको पूरा ध्यान देना होता है कि किस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किस पे टूल पे चल रहा है, उसकी मशीन को साफ़ करना है, रखना है, तो ये सब एसोसिएट होता है। इसकी 5 लाख के आसपास पर एनम की सैलरी होती है, जो आगे जाके बढ़ेगी। ये इनिशियल है, कांस्टेंट नहीं है। जूनियर साइंटिस्ट 6 to 9 लाख, सीनियर साइंटिस्ट इंडिया में 15 से 16 लाख रुपए लेते हैं, और ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक मिनिमम, एक एवरेज है, बट बुरा नहीं है। बट अगर आप अब्रॉड में फोकस करते हैं, मीन्स आप फॉरेन एजुकेशन बाहर लेते हैं, तो वहाँ पे ये सैलरी 50 लाख या 1 करोड़ या उसके ऊपर भी जा सकती है। जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ ज़्यादा हेल्प मिलता ही मिलता है। सो ये तो था सैलरी। अब कौन कौन हायर करता है, मीन्स आप सैलरी लोगे तो कहाँ लोगे, कौन सी कंपनीज़ आपको हायर करेंगी जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए और आपको जॉब मिलेगी। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ यही है, बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, सेटअप हो रही हैं। क्यों? डिमांड बढ़ रहा है। जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई चेन बढ़ेगी। जब इनके बीच में गैप आएगा तो सब कुछ कम होता है। जब ये दोनों बढ़ेगा तो कंपनीज़ लगातार सेटअप होंगी। तो इसमें से कुछ कंपनीज़ हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो अलग अलग सिटीज़ में हैं। जैसे पैनकिया बायोटेक दिल्ली का है, ये रिकम्बिनेंट जीन्स के ऊपर काम करते हैं। रिकम्बिनेंट जीन्स मीन्स जो डीएनए को कट कॉपी पेस्ट करके कहीं पोस्ट करके उसमें कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये सब डिफरेंट कंपनीज़ हैं, आप इसको देख सकते हैं वीडियो में, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेज़ कहाँ पे कर सकते हैं, क्या इसका स्कोप है, कहाँ पे आपको हायरिंग मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि मेडिकल एस्पिरेंट 20 लाख के आसपास हैं। सब नीट को फोकस करते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं, जैसे नीट के अलावा कुछ है ही नहीं। नीट अच्छा है, नो डाउट बेस्ट है, लेकिन जब नहीं होगा तो ऑप्शन तो लेना चाहिए ना। और ऑप्शन जब उसी के पैरेलल अच्छे हैं तो क्यों नहीं लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ इक्वल बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट लाइक नीट एग्ज़ाम। सो प्लीज़ इसको भी देखिए, समझिए और इसके बारे में सोचिए। हो सकता है कि करियर आपका और अच्छा हो जाए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में एक नए कोर्स के साथ, जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है वीडियो बनानी है तो उसके बारे में बताइए। देखते रहिए। थैंक यू।